कैसी है ये दिल लगी? पार्ट 6। सुनैना जी ने सख्त आवाज में पूछा। धरा बेटा, साफ साफ बताओ, क्या किया है इसने? धरा सुनैना जी के सीने से लगी हुई थी। उसका शरीर अब भी हल्का सा कांप रहा था। सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं, जैसे अगला शब्द किसी तूफान की शुरुआत होने वाला हो। धरा ने होठ खोले, पर आवाज गले में अटक गई थी। अभिजीत जी ने अपना हाथ हवा में उठाया, जैसे अभी कार्तिक को प्रसाद मिलने वाला हो। प्रीति और प्रज्ञा ने अपनी सांस रोक ली थी। सुनैना जी ने धरा के कंधे पकड़कर बड़ी ही गंभीर स्वर में कहा, तुम घबराओ मत बेटा। अगर इसने कोई बदतमीजी भी की है तो इस घर से बाहर यही जाएगा, तुम नहीं। कार्तिक की तो जैसे जान ही निकल गई थी। वह मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। हे भगवान, आज बचा लो, आज के बाद कभी ऐसी शरारत नहीं करूंगा। धरा ने एक बार फिर कार्तिक की तरफ देखा, जो पसीने पसीने होकर बुद्ध बना खड़ा था। उसे कार्तिक का वह टच याद आया। वह डरावना नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी सिरन थी, जिसने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। उसे एहसास हुआ, यह वो वाला गंदा टच नहीं था जैसा दिनेश ने किया था। यहाँ डर नहीं बल्कि कुछ और ही एहसास था, जिसे वह समझ तो पा रही थी, लेकिन उस तरह रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। अभिजीत जी फिर दहाड़े, बोलो धरा बेटा, क्या किया है इसने? धरा ने पलकें झपकाई। उसके माथे पर शिकन पड़ गई थी। सुनैना जी बेचैन हो गई थी। बेटा क्या हुआ है, बोलो ना। धरा ने धीरे धीरे सिर उठाया। सबकी सांसें थमी हुई थी। अभिजीत जी गुस्से में, प्रज्ञा टेंशन में, प्रीति असमंजस में और कार्तिक सीधा खड़ा था, जैसे फांसी का इंतजार कर रहा हो। धरा ने बहुत ही मासूमियत से कहा, हमें वो, उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया था। सब और ज्यादा सन्न रह गए थे। फिर अचानक धरा बोली, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, इतनी जोर की कि पेट में चूहे आत्महत्या करने लगे हैं। उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। अभिजीत जी की भौं ऊपर उठ गई थी। प्रीति का मुंह खुला का खुला रह गया था। कार्तिक ने जैसे ही ये सुना, उसने एक लंबी और सुकून की सांस ली, जैसे उसे फांसी के फंदे से आखिरी वक्त पर उतार लिया गया हो। धरा की बातें सुनते ही सबके एक्सप्रेशन, जो चिंता से भरे हुए थे, नॉर्मल हो गए थे। सुनैना जी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। क्या चूहे खुदकुशी कर रहे हैं? धरा ने सिर हिलाते हुए बड़े भोलेपन से कहा, हाँ। धरा की चूहों की खुदकुशी वाली बात सुनकर कमरे का तनाव तो कम हो गया था, पर कार्तिक की जान में जान अभी पूरी तरह आई नहीं थी। तभी धरा ने एक और बम फोड़ा। धरा ने अपनी मासूम आंखों से शिकायत भरते हुए सुनैना जी की तरफ देखा और कार्तिक की ओर उंगली उठाकर बोली, और माँ जी, भूख तो अपनी जगह, और आप ही देखिए ये कितने गंदे हैं। आप ही बताइए, क्या ये गंदे नहीं हैं? पूरा कमरा एक बार फिर सन्न हो गया था। अभिजीत जी ने फिर से कार्तिक को घूरा। कार्तिक को लगा, लो, बचते बचते फिर फंस गया। अब इसने क्या देख लिया? धरा ने पेट के नीचे इशारा किया, जहाँ कार्तिक ने आते ही अपने शॉक्स उतार कर फेंके थे। धरा नाक सिकोड़ते हुए बोली, देखिए इन शॉक्स को माँ जी, कोई ऑफिस से आकर ऐसे मुंह से बेड के पास फेंकता है क्या? कितनी गंदी बदबू आ रही है। तो जब हमने इन्हें टोका तो ये हमें डराने लगे, इसलिए हम कह रहे थे कि ये बहुत गंदे हैं। ये सुनते ही प्रज्ञा ने जोरदार ठाका लगाया। प्रीति भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई थी। अभिजीत जी, जो अभी कार्तिक को थप्पड़ मारने वाले थे, उन्होंने अपना हाथ अपने माथे पर रख लिया था। सुनैना जी ने राहत की सांस ली और हंसते हुए कहा, ओह, तो ये शॉक्स गंदे थे। हमें लगा पता नहीं कार्तिक ने क्या अनर्थ कर दिया। कार्तिक ने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया था। वह शर्मिंदा भी था और खुश भी की। धरा की मासूमियत ने आज उसे बचा लिया। उसने हकलाते हुए कहा, पापा वो, मैंने बस जल्दी में उतार दिए थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी आदत मुझे फांसी की सजा भी सुनवा सकती है। अभिजीत जी हंसते हुए बोले, बेटा आज तो तुम बच गए। तुम्हारी बीवी बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी है। अगली बार से ध्यान रखना, वरना कमरे से निकाले भी जा सकते हो। सुनैना जी उनकी बात सुनकर शर्मा गई थी। आप भी ना बच्चों से मेरी शिकायत लगा रहे हैं? अभिजीत जी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं सुनैना जी, बस बता रहा हूँ कि पत्नियां ऐसी ही होती हैं। प्रज्ञा धरा के पास आई और उसके गाल खींचते हुए बोली, भाभी, आपने तो भाई की बैंड ही बजा दी थी। गंदे लड़के और गंदे मोजे के फेर में भाई का तो ब्लड प्रेशर ही लो हो गया था। सब हंसते हुए कमरे से बाहर जाने लगे थे। सुनैना जी ने जाते जाते कहा, कार्तिक, पहले हाथ मुंह धोकर आओ और अपने ये गंदे मोजे ठिकाने लगाओ, फिर धरा के साथ बैठकर खाना खाओ। सबके जाने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया था। कार्तिक ने मुड़कर धरा को देखा, जो अभी भी बड़ी मासूमियत से अपनी नाक बंद किए हुए उन मोजों को देख रही थी। कार्तिक ने धीरे से मोजे उठाए और उन्हें लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिया था। फिर पलटकर धरा की तरफ बढ़ा। धरा की धड़कनें फिर से तेज होने लगी थी। कार्तिक ने उसे धीरे से दीवार की ओर पीछे धकेला और उसके दोनों तरफ हाथ रखकर उसे वॉल पर पिन कर दिया था। धरा की नजरें तुरंत झुक गई थीं। कार्तिक ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए पूछा, तो आपको बहुत तेज भूख लगी है? धरा ने नजरें झुकाए हुए ही धीरे से सिर हिलाया। कार्तिक ने थोड़ा और झुकते हुए शरारत से कहा, तो आप सिर्फ उन शॉक्स की वजह से हमें पूरी फैमिली के सामने गंदा लड़का कह रही थी? धरा ने पहले घबराहट में गर्दन हाँ में हिलाई, फिर कार्तिक की आंखों में चमक देखकर तुरंत ना में हिला दी थी। कार्तिक उसकी इस मासूम कशमकश को देखकर मुस्कुरा दिया था। उसने गौर किया कि धरा के गाल फिर से गुलाबी हो रहे थे।
वह समझ गया कि धरा सही कहती थी। जब जब वह पास आता है उसे बुखार शर्म की तपिश महसूस होने लगती है। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए खुद को पीछे खींचा और बोला, ठीक है बाबा, हाथ जोड़ता हूँ। आज के बाद मैं अपने शौक कभी यहाँ वहाँ नहीं फेंकूंगा। अब जल्दी से आप खाना लगाइए, बहुत तेज भूख लगी है। कहीं मेरे पेट के चूहे भी आत्महत्या न कर लें। कार्तिक के मुंह से खुद के ही चूहों वाली बात सुनकर धरा अपनी सुध-बुध भूल गई थी। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। वह इतनी बेबाकी और खुलकर हंसी कि कार्तिक बस उसे देखता रह गया था। धरा को आज परवाह नहीं थी कि सीमा जी ने कहा था कि लड़कियों को तेज नहीं हंसना चाहिए। आज उसे आज़ादी महसूस हो रही थी। खाना खाने के बाद कार्तिक लैपटॉप लेकर काम में जुट गया था। धरा काउच पर बैठी कभी कमरे की दीवारों को देखती तो कभी अपनी उंगलियों से खेलने लगती। वह बुरी तरह बोर हो रही थी। तभी उसे याद आया कि उसके पास फोन भी है। वह फुर्ती से उठी, ड्रॉर से फोन निकाला और उसे चलाने लगी थी। कार्तिक ने तिरछी नजर से देखा कि धरा सिर्फ व्हाट्सएप खोलकर बार बार बंद कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। कार्तिक ने अपना लैपटॉप साइड में रखा, धरा का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बेड पर बिठा लिया था। लाइए, हम आपको सिखाते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कार्तिक ने नरम लहजे में कहा। कार्तिक ने धरा के फोन में परिवार के सबके नंबर सेव किए, उसे ऐप चलाना सिखाया, कुछ ऐप्स के बारे में बताया। उस पल में धरा पूरी तरह फोन में खोई हुई थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह कार्तिक की बाहों की गिरफ्त में कैद है। उसका कंधा कार्तिक के सीने से टिका हुआ था, पर आज उसे उस नजदीकी से डर नहीं लग रहा था। उसे कार्तिक की खुशबू और उसकी आवाज से सुकून मिल रहा था। फोन चलाते चलाते कब धरा की आंखें भारी हुई और वह कार्तिक की बाहों में ही सो गई। उसे पता ही नहीं चला। कार्तिक ने धीरे से फोन उसके हाथ से लिया और उसे ठीक से लिटाया। सोते हुए धरा का मासूम चेहरा किसी फरिश्ते जैसा मासूम लग रहा था। कार्तिक का दिल पिघल गया था। वह धीरे से उसकी ओर झुका और अपनी भावनाओं पर काबू न रखते हुए धरा की गर्दन पर अपने दहकते हुए होठ रख दिए थे। वह स्पर्श गहरा था, लेकिन अगले ही पल कार्तिक ने खुद को झटके से पीछे खींच लिया था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। वह नहीं चाहता था कि उसकी जरा सी भी हरकत से धरा की नींद टूटे या उसका पुराना डर फिर से लौट आए। कार्तिक ने जैसे ही अपना हाथ उठाकर उठने की कोशिश की, धरा ने नींद में ही करवट बदली और कार्तिक के और करीब खिसक आई थी। उसने अपना सिर कार्तिक के सीने पर रख दिया था और उसे कसकर पकड़ लिया था, जैसे वे नींद में भी उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती हो। कार्तिक एक पल के लिए वहीं जम गया था। उसके शरीर में एक मीठी सी लहर दौड़ गई थी। वह उससे दूर तो जाना चाहता था ताकि उसे डिस्टर्ब ना करे, पर धरा का इस तरह उस पर हक जताना उसके इरादों को कमजोर कर गया था। उसने धीरे से अपना हाथ धरा के ऊपर रखा और उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। उसने झुककर धरा के माथे पर एक छोटा सा प्यार भरा किस किया और खुद भी आंखें बंद कर ली थी। दोनों एक दूसरे की बाहों में चैन से सो गए थे। आज की रात धरा के लिए बिना किसी डर वाली रात थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो धरा की आंखें खुली। उसे अपने शरीर पर एक भारीपन सा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो उसकी सांसें थम गई थी। कार्तिक उसके बेहद करीब था और अपना चेहरा धरा की गर्दन के पास छुपाए गहरी नींद में सो रहा था। धरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे वो रात याद आई जब वह कार्तिक के हाथ लगाने पर डर गई थी, पर आज उसे डर नहीं लग रहा था। उसे तो बस एक अजीब सी बेचैनी और शर्म महसूस हो रही थी। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। कार्तिक की गर्म सांसें उसकी गर्दन पर लग रही थीं, जिससे धरा के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। वह हल्का सा कांपने लगी। धरा की उस थरथराहट से कार्तिक की नींद टूट गई थी। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली और धरा को इस हाल में देखा, वो हड़बड़ाकर एकदम सीधा बैठ गया था। उसे लगा शायद उसने फिर से कुछ गलत कर दिया है। उसने घबराकर धरा के माथे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ धरा, आप कांप क्यों रही हैं? क्या फिर से तबीयत खराब हो गई है? धरा का चेहरा शर्म से झुका हुआ था और वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। कार्तिक को लगा शायद कल रात का जो वह उसके करीब सो गया था, धरा को वो पसंद नहीं आया। वह थोड़ा उदास होकर बेड से नीचे उतरने लगा था और बोला, सॉरी धरा, वो कल रात शायद, मेरा मतलब है अगर आप हमारे पास आने से अनकंफर्टेबल हो रही हैं तो। कार्तिक अभी दूर हटने ही वाला था। धरा ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया था। कार्तिक चौंक कर रुक गया था। धरा ने नजरें झुकाए हुए बहुत ही मासूमियत से कहा, नहीं वो बात तो नहीं है, हमें बुरा नहीं लगता आपका पास आना। कार्तिक ने हैरानी से पूछा, तो फिर आप ऐसे कांप क्यों रही हैं, जैसे आपको बिजली का झटका लगा हो? धरा ने अपने पल्लू को उंगलियों में लपेटते हुए कहा, वो तो पता नहीं क्यों, जब आप हमारे इतने पास होते हैं ना तो हमें डर नहीं लगता, पर पूरे शरीर में अजीब सी गुदगुदी होने लगती है। बस उसी गुदगुदी की वजह से हम कांपने लगते हैं। धरा की यह गुदगुदी वाली बात सुनकर कार्तिक की सारी घबराहट गायब हो गई थी। उसने गहरी राहत की सांस ली और उसे धरा की मासूमियत पर बहुत प्यार आ गया था।
वह वापस बेड पर उसके थोड़ा करीब आया और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो इसे आप गुदगुदी कहती हैं? हमें तो लगा कि कहीं धरा मैडम हमें फिर से गंदा लड़का बोलकर घर से बाहर न निकलवा दें। धरा यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। नहीं, आप गंदे लड़के नहीं हैं। धरा की बात सुनकर कार्तिक की आंखों में चमक आ गई थी। वह धीरे से उसके और करीब आया और इससे पहले कि धरा को समझ पाती, कार्तिक ने झुककर उसके गुलाबी गाल पर एक छोटा सा प्यारा सा किस कर दिया था। कार्तिक का स्पर्श महसूस होते ही धरा बिजली की गति से सिर उठी थी। वह झटके से बेड से खड़ी हो गई और अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए बड़ी मासूमियत और बनावटी गुस्से के साथ बोली, आप तो सच में बहुत बड़ी निर्लज प्राणी हैं। कार्तिक को निर्लज प्राणी सुनकर इतनी हंसी आई कि वह बिस्तर पर गिर पड़ा था। धरा ने तिरछी नजर उस पर डाली, तेजी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ भाग गई थी। कार्तिक बिस्तर पर लेटे लेटे मुस्कुरा रहा था। उसने पास पड़ा धरा का फोन उठाया। उसे याद आया कि कल उसने धरा को फोन चलाना सिखाया था। उसने शरारत में अपने फोन से वो फोटो निकाली जिसमें वो दोनों करीब थे और धरा के फोन पर वही वॉलपेपर लगा दिया। वह चाहता था कि धरा जब भी फोन खोले उसे उस खुशनुमा पल की याद आए। वहीं दूसरी ओर बाथरूम में धरा आईने के सामने खड़ी थी। उसे अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रखे जो अभी भी शर्म से तप रहे थे। उसने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। उसने मन ही मन सोचा, भाभी तो कहती थी पति बहुत सख्त होते हैं, वह सिर्फ हुक्म चलाते हैं और उनके पास जाने से डरना चाहिए, पर कार्तिक जी तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। ये तो इतने अच्छे हैं, बस थोड़े से निर्लज हैं। धरा के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी। उसे एहसास हुआ कि डर जो बचपन से उसके मन में बिठाया गया था वह धीरे धीरे इस घर और कार्तिक के प्यार की वजह से पिघल रहा है। उसे पहली बार महसूस हुआ कि किसी का पास आना डरावना नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत भी हो सकता है। एक तरफ जहाँ कार्तिक और धरा के बीच मासूमियत भरा प्यार पनप रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रीति और रोहन के कमरे का माहौल थोड़ा अलग और शरारती था। प्रीति जैसे ही नहाकर बाथरूम से बाहर आई, उसके चेहरे पर बनावटी गुस्सा था। उसने अपनी भीगी उंगलियों से पानी की छींटें जोर से रोहन के चेहरे पर मारी, जो अभी सोकर उठा ही था। रोहन ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें मली और फुर्ती से उठकर प्रीति का हाथ पकड़ा और उसे झटके से अपने करीब खींच लिया था। प्रीति सीधे उसके सीने से जा टकराई थी। रोहन ने उसकी आंखों में झांकते हुए मखमली आवाज में पूछा, क्या हुआ मेरी एंजल, सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों? प्रीति ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की और झुंझलाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, जाओ, तुम तो बिल्कुल ड्रैकुला हो। सही नाम रखा है मैंने तुम्हारा। अपनी हरकतें देखो कितना गहरा है। अब बताओ मैं नीचे कैसे जाऊं? सब हमें ही देखेंगे, सब समझ जाएंगे। और प्रज्ञा, वो तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। रोहन ने पीछे से आकर उसे गले लगाया और आईने में उस निशान को देखते हुए शरारत से मुस्कुराया। वह प्रीति के कान के पास झुककर छेड़ते हुए बोला, तो कौन कह रहा है कि नीचे जाओ? रूम सर्विस है ना, यहाँ बस मैं और तुम। वैसे तुम क्यों भूल गई कि कल रात कोई कितना रोमांटिक मूड में था? छी, चुप हो जाओ एकदम। प्रीति ने शर्माते हुए उसे कोहनी मारी, जल्दी से हटो, हमें कंसीलर ढूंढने दो वरना आज तो शामत ही आ जाएगी। रोहन उसे परेशान होता देख ठाका मारकर हंस पड़ा था। वह बिस्तर पर वापस गिरते हुए बोला, गुड लक एंजल, पर याद रखना प्रज्ञा की नजरें एक्सरे मशीन जैसी हैं, वो बालों के पीछे से भी सच देख लेती है। प्रीति काफी मशक्कत के बाद अपने गले के निशानों को बालों और मेकअप से छिपाकर नीचे पहुंची थी। हॉल में पहले ही सुनैना जी और प्रज्ञा नाश्ता लगा रही थी। तभी धरा भी सीढ़ियों से उतरी। उसका चेहरा सुबह की ओस की तरह ताज़ा और चमकदार लग रहा था। प्रज्ञा की नजर जैसे ही धरा पर पड़ी, वो शरारत से मुस्कुराई, अरे वाह भाभी, आज तो चेहरे पर सूरज से ज्यादा चमक है, क्या बात है? रात को नींद अच्छी आई थी या तितलियां कम हुई? धरा का पैर सीढ़ी पर ही ठिठक गया था। उसने घबराकर प्रज्ञा को देखा। आपको कैसे पता? प्रज्ञा ने जोर से ठाका लगाया, भाभी मैं मजाक कर रही थी, पर आपकी ये लाली सब सच बता रही है। तभी कार्तिक और रोहन भी नीचे आ गए थे। रोहन की नजर प्रीति पर थी जो बार बार अपने बालों को गले की तरफ खींच रही थी। रोहन ने पास जाकर धीरे से कहा, कंसीलर ने तो काम अच्छा किया है, पर तुम्हारी यह घबराहट प्रज्ञा को दावत दे रही है। प्रीति ने उसे आंखें दिखाई, चुप रहो तुम। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अभिजीत जी अखबार पढ़ रहे थे। सुनैना जी ने धरा को पराठा परोसते हुए कहा, बेटा अब कार्तिक तो ऑफिस जा रहा है, तुम बोर तो नहीं होगी ना? चाहो तो प्रज्ञा के साथ मार्केट चली जाना। धरा ने कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाला और टेबल के नीचे से धरा को मैसेज किया। धरा के फोन की घंटी बजी। उसने जैसे ही फोन खोला, उसकी आंखें फैल गई थी। स्क्रीन पर वही फोटो थी जिसमें वह कार्तिक के कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। धरा ने झटके से फोन बंद किया और कार्तिक की ओर घूरकर देखते हुए घबराहट में बोली, निर्लज प्राणी। कार्तिक ने सुना नहीं, पर उसकी होठों की हरकत समझकर अपनी हंसी दबा ली थी। इधर प्रज्ञा की एक्सरे नजरें प्रीति पर टिक गई थी। अचानक उसने कहा, अरे प्रीति भाभी, आपने कान के पीछे ये क्या लगाया है?
क्रीम ठीक से ब्लेंड नहीं हुई है क्या? देखिए जगह जगह पर स्पॉट बने हुए हैं। प्रीति के हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचा था। वह हकलाते हुए बोली, वो असल में मच्छर ने काट लिया था सुबह। रोहन ने अपनी हंसी छुपाने के लिए पानी का गिलास उठा लिया था, जबकि अभिजीत जी ने चश्मा ठीक करते हुए हैरानी से पूछा, इतनी सर्दी में मच्छर? सुनैना जी, आज ही पेस्ट कंट्रोल को बुलाना पड़ेगा, बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं। पर प्रज्ञा ठहाका लगाकर हंस पड़ी थी। प्रीति ने मेज के नीचे से ही रोहन के पैर पर जोर से मारा और रोहन आउच कहते हुए सीधा हो गया था। अभिजीत जी और कार्तिक के ऑफिस से निकलने के बाद घर में शांति थी, लेकिन कार्तिक के मन में थोड़ी हलचल हुई थी। वह बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रहा था कि शायद धरा उसे बाय कहने आए, पर वे किचन में ही व्यस्त थी। कार्तिक थोड़ा सा मुंह फुलाकर ऑफिस के लिए निकल गया था। दोपहर का वक्त था। ऊपर कमरे में धरा बेडशीट ठीक कर रही थी कि प्रज्ञा दौड़ती हुई आई। भाभी जल्दी से नीचे चलिए, मामा की कुछ खास दोस्त आई हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। धरा ने अपने कपड़ों को देखा और बोली, प्रज्ञा दी हम जरा कपड़े बदल लें। अरे नहीं भाभी, आप इस सादे लुक में भी बहुत प्यारी लग रही हैं, बस ऐसे ही चलिए। प्रज्ञा उसका हाथ खींचकर नीचे ले गई थी। ड्राइंग रूम में करीब 8-10 महिलाएं बैठी हुई थी। धरा ने झुककर सबको नमस्ते किया। सब उसकी सादगी और सुंदरता की तारीफ कर रही थी कि तभी कोने में बैठी रजनी नाम की औरत, जो काफी देर से धरा को सिर से पांव तक घूर रही थी, अपनी तीखी आवाज में बोली, बेटा एक बात बताओ, तुम तो वही लड़की हो ना, प्रकाश जी के बेटे की मंगेतर? धरा नाम है ना तुम्हारा? धरा के हाथ पैर जैसे पत्थर हो गए थे। उसके कानों में साएं साएं होने लगी थी और पुरानी कड़वी यादें ताज़ा हो गई थी। वह बस हकला कर रह गई थी। जी वो। सुनैना जी ने मुस्कुराते हुए बात संभालनी चाहिए। रजनी क्या कुछ भी कह रही हो? हम कार्तिक का रिश्ता ऐसी लड़की से क्यों करेंगे जो पहले से ही किसी और की मंगेतर हो? तुम जरूर किसी गलत फहमी में हो। रजनी ने चाय का कप टेबल पर रखा और चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाते हुए बोली, नहीं सुनैना, कोई गलत फहमी नहीं है, पूछो इससे। ये बचपन से जेके ग्रुप के इकलौते वारिस दिनेश की मंगेतर थी, और सिर्फ मंगेतर ही नहीं, और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता। सुनैना जी का दिल जोर से धड़क गया था। उन्होंने घबराकर धरा की ओर देखा। बेटा क्या कह रही हैं ये, और क्या? धरा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे उस रात का खौफ और दिनेश की गंदी हरकतें याद आने लगी थीं। वह कुछ कहना चाहती थी पर गला रुंध गया था। कुछ नहीं, वो कहते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी थी और अपना चेहरा ढककर तेजी से ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। भाभी रुकिए। प्रज्ञा उसके पीछे भागी, पर धरा ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया था। नीचे गेस्ट रूम में सन्नाटा छा गया था। सुनैना जी का चेहरा सफेद पड़ गया था। रजनी ने आग में घी डालते हुए कहा, ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने सुनैना? कार्तिक जैसे हीरे लड़के के लिए ऐसी लड़की? शादी से पहले जांच पड़ताल तो कर ली होती। सुनैना जी ने कांपती आवाज में पूछा, साफ साफ बताओ रजनी, बात क्या है? रजनी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। जेके ग्रुप के वारिस ने इसे इसलिए छोड़ा क्योंकि इसका चरित्र। खैर छोड़ो, तुम खुद समझदार हो। किसी की झूठन को कार्तिक के सिर मर दिया है तुमने। मोहल्ले भर में थू थू हो रही थी इसकी, और तुमने इसे अपनी बहू बना लिया। सुनैना, अगर कांच एक बार चटक जाए तो उसमें दरार हमेशा रहती है। ये सुनते ही सुनैना जी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। बाकी औरतें भी आपस में कानाफूसी करने लगी थीं। सुनैना जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर यकीन करें या उस मासूम धरा पर, जो भी कुछ देर पहले उनकी आंखों का तारा बनी हुई थी। सुनैना जी के कानों में रजनी की बातें किसी जहर की तरह घुल रही थीं, पर वो धरा की मासूमियत देखकर असमंजस में थी। जब सारी औरतें विदा हुईं तो पूरे घर में सन्नाटा डूब गया था, पर सुनैना जी के मन में तूफान मचा हुआ था। उन्होंने कई बार ऊपर के कमरे की तरफ देखा जहां धरा ने खुद को कैद कर लिया था। परेशानी और असमंजस में उन्होंने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और सीमा जी, धरा की मां का नंबर मिलाया। हेलो सीमा जी, क्या आप अभी सूरी सदन आ सकती हैं? मुझे धरा के बारे में कोई जरूरी बात करनी है। सुनैना जी की आवाज में पहली वाली खनक नहीं थी। सीमा जी का दिल जोर से धड़का। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और घबराकर पूछा, जी समधन जी, क्या हुआ? उससे कोई गलती हो गई है क्या? आप उससे बात कराइए। मैं उसे अभी डांटती हूँ, खबरदार करती हूँ उसे अभी, जो उसने आपको कोई शिकायत का मौका दिया हो तो। सुनैना जी ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए कहा, देखिए आप बस आ जाइए, मुझे आमने सामने बात करनी है। सीमा जी ने जैसे ही फोन रखा उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। मैं बड़बड़ाई, हे भगवान मैं क्या करूं? इस लड़की ने तो हमारी नाक कटवाने का पीड़ा उठाया हुआ है। पता नहीं ससुराल में जाकर क्या गुल खिला दिए हैं इसने। कुछ ही देर बाद सीमा जी अपने पति शैलेंद्र जी के साथ बदहवास हालत में सूरी सदन पहुंच गई थी। उनके चेहरे पर डर और शर्मिंदगी साफ दिख रही थी।
सुनैना जी ने हमेशा की तरह बहुत इज्जत से उनका स्वागत किया और उन्हें गेस्ट रूम में बिठाया, पर आज उनके व्यवहार में एक दूरी थी। प्रीति किचन से पानी लेकर आई, पर वह भी खामोश थी। घर के इस भारी माहौल ने सीमा जी को और डरा दिया था। शैलेंद्र जी ने हिचकिचाते हुए पूछा, समधन जी सब ठीक तो है? धरा कहाँ है? सुनैना जी ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, सीमा जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। धरा का रिश्ता पहले कहीं और तय हुआ था, जेके ग्रुप के वारिस के साथ। सीमा जी और शैलेंद्र जी के चेहरे का रंग उड़ गया था। वहीं ऊपर कमरे में धरा जमीन पर बैठी दीवार से टिककर बेतहाशा रो रही थी। उसका शरीर डर से कांप रहा था। उसे रह रहकर रजनी की वह बातें झूठन और चरित्र कांटे की तरह चुभ रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, क्या कभी हमारा अतीत हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा? कार्तिक जी, अगर उन्होंने ये सब सुन लिया तो क्या वो भी हमें गंदा समझेंगे? क्या ये सुकून भरा घर हमसे छिन जाएगा? उसकी सिसियां कमरे की दीवारों में गूंज रही थीं। उसकी आंखें भारी होने लगी थीं। नीचे सीमा जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, समधन जी, वो रिश्ता तो बचपन की बात थी, हम तो उसे भूल चुके हैं। भूल तो आप चुके हैं सीमा जी। सुनैना जी की आवाज़ सख्त हो गई थी, पर दुनिया नहीं भूली। आज भरी महफिल में रजनी ने धरा के चरित्र पर उंगली उठाई है। उन्होंने कहा, दिनेश ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो अपवित्र हो चुकी है। क्या ये सच है? क्या आपने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई? सीमा जी का सब्र का बांध टूट गया था। वह गुस्से और हताशे में खड़ी हो गई थी। ऊपर कमरे की तरफ चिल्लाई, धरा, नीचे आओ इस वक्त। कहाँ मर गई तू? तूने यहाँ भी हमारी इज्जत नीलाम कर दी है। सीमा जी की चीख सुनकर धरा के कानों में जैसे गर्म शीशा पिघलकर गिर गया हो। वह झटके से खड़ी हुई, अपनी सिसकियों के गले में ही घोट दिया था और कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे। वह डगमगाते हुए कदमों से नीचे उतरी। जैसे ही उसने सीढ़ियों के पास अपनी माँ का तमतमाया हुआ चेहरा और पिता की झुकी हुई गर्दन देखी, उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। माँ, आप यहाँ? धरा की आवाज़ मुश्किल से निकल पाई थी। सीमा जी ने धरा को देखते हुए आओ देखा ना ताओ 2 कदम आगे बढ़कर धरा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में सन्नाटे को चीर गई थी। धरा का चेहरा एक तरफ झुक गया था। उसकी आंखों से फिर से आंसुओं की धार बह निकली थी और वह डर के मारे थर थर कांपने लगी थी। सुनैना जी ये देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। उन्होंने दौड़कर धरा को अपने पीछे किया और घबराते हुए कहा, सीमा जी, ये क्या कर रही हैं आप? अपने होश में तो हैं? सीमा जी गुस्से से हाँफ रही थीं। समधन जी, इसकी तो खाल उधेड़ देनी चाहिए। इस बस चलने की कहानियां अब आपके घर तक पहुंच गई हैं। हमें तो लगा था कि शादी के बाद हमारी जान छूटी, पर ये तो हमारी कब्र खोद कर ही मानेगी। सुनैना जी ने सख्त लहजे में कहा, देखिए सीमा जी, थप्पड़ मारना किसी बात का हल नहीं है। मैंने आपको यहाँ सच जानने के लिए बुलाया था, कलेश करने के लिए नहीं। आपने हमसे इतनी बड़ी सच्चाई छिपाई, धरा के अतीत को दबा दिया, तो इसमें धरा की क्या गलती? गलती तो आप लोगों की है। सीमा जी रोते हुए चिल्लाई, गलती हमारी नहीं, इसकी किस्मत की है। दिनेश ने जब इसे छोड़ा तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि ये लड़की हमारे माथे का कलंक है। उस रात पता नहीं इसने ना जाने किस लड़के के साथ क्या गुल खिलाए थे कि उसने सगाई तोड़ दी, पर प्रकाश जी तो फिर भी इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, पर इस लड़की ने ही मना कर दिया। धरा ने जैसे ही ये सुना वह फपक फपक कर रो पड़ी थी। वह चिल्लाना चाहती थी कि उसने कुछ नहीं किया, वह निर्दोष है, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही फंस गई थी। वह बस अपनी सांस के आंचल को कसकर पकड़कर खड़ी रही थी। शैलेंद्र जी ने गंभीर आवाज में कहा, हमें लगा अगर हम ये सब बता देंगे तो आप कार्तिक जैसे लड़के का रिश्ता धरा से कभी नहीं करते। हम बस अपनी बेटी का घर बसाना चाहते थे। सुनैना जी की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों साफ झलक रहे थे। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और शैलेंद्र जी की ओर देखकर कड़वी आवाज में कहा, शैलेंद्र जी, अपनी बेटी का घर बसाना हर माँ बाप का सपना होता है, पर इसका मतलब यह कतई नहीं कि आपका सच छुपाना ठीक था। रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है और आपने उसी बुनियाद को झूठ का घुन लगा दिया है। धरा जब तक सुनैना जी के आंचल के पीछे सिमटी हुई थी, कांपते हाथों से आगे आई। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसकी साड़ी को भिगो रहे थे। उसने सिसकते हुए बेहद मासूमियत और दर्द से कहा, वो माँ जी, हम अपवित्र नहीं हैं, भगवान साक्षी हैं, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। वो धरा अपनी सफाई देते देते अचानक चुप हो गई थी। उसकी नज़र सामने दरवाजे पर टिक गई थी। सबकी नजरें उसी दिशा में घूमी। सामने कार्तिक खड़ा था। उसके एक हाथ में लाल गुलाबों का एक खूबसूरत बुके था और दूसरे हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स। उसके चेहरे पर जो मुस्कान कुछ पल पहले रही होगी वह अब गायब थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था।
पर वह आज ऑफिस से जल्दी सिर्फ इसलिए आ गया था क्योंकि उसने धरा के लिए सरप्राइज डेट प्लान की थी। पर उसे क्या पता था कि घर में उसकी पत्नी के चरित्र की सजा सुनाई जा रही है। कार्तिक ने वह सब सुन लिया था, रजनी की बातें, सीमा जी का इल्जाम और धरा की वह बेबस सफाई। पूरे कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। सीमा जी और शैलेंद्र जी की नजरें झुक गई थी। सुनैना जी घबराकर कार्तिक की ओर बढ़ी। कार्तिक बेटा, तुम कब आए? कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बुके धीरे से पास की मेज पर रख दिया था। उसकी निगाहें सिर्फ धरा पर टिकी थी, जो किसी मुजरिम की तरह सिर झुकाए खड़ी कांप रही थी। धरा को लग रहा था कि अब उसकी दुनिया उजड़ने वाली है। अब कार्तिक भी उसे उस नजरिए से देखेगा जिससे दुनिया देखती आई है। कार्तिक धीमे कदमों से चलकर धरा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया था। धरा की धड़कनें उसके गले तक आ रही थी। उसे लगा शायद अब उसे एक और थप्पड़ या घर से बाहर जाने का हुक्म मिलेगा। तभी कार्तिक ने अपना हाथ उठाया। धरा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं, पर तभी उसे अपने गालों पर किसी के ठंडे और कोमल हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। कार्तिक ने बहुत ही प्यार से धरा का चेहरा ऊपर उठाया। उसने देखा कि रोने की वजह से धरा की नाक और आंखें सुर्ख लाल हो गई थीं। कार्तिक के चेहरे पर एक शरारती और सुकून भरी मुस्कान तैर गई थी। उसने अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछे और बहुत ही हल्के लहजे में कहा, अरे क्या हुआ धरा, इतनी लाल नाक? ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी पापा आपको लेने आए हैं और आप हमें छोड़कर जाना नहीं चाहती, इसलिए इतना रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। धरा ने हैरानी से अपनी गीली पलकें उठाईं। कार्तिक की आंखों में वही पुराना प्यार और शरारत थी। उसने अपनी आवाज में जरा भी भारीपन नहीं आने दिया था, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसने धरा को जताने की कोशिश की कि उसके लिए ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती। धरा कुछ कहने के लिए तड़प उठी थी। वो कार्तिक जी, वो। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, धरा बेटा दरवाजा खोलो, बेटा मेरी बात सुनो। धरा की आंखें झटके से खुल गई थीं। उसका शरीर पसीने से तरबतर था और तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि कार्तिक का आना और वो बातें सब एक सपना था। वो तो नीचे रजनी आंटी की बातें सुनकर ऊपर आई थी और रोते रोते उसकी आंख लग गई थी। वह दोबारा नीचे गई ही नहीं। बाहर से सुनैना जी लगातार दरवाजा खटखटा रही थी। धरा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, बिखरे बाल संभाले और कांपते हाथों से कुंडी खोली। सामने सुनैना जी खड़ी थी। जैसे ही धरा ने सुनैना जी को देखा, उसने डर के मारे तुरंत अपने गाल पर हाथ रख लिया था और अपनी आंखें भींच ली थी। वह अपनी माँ के सपने के उस थप्पड़ और रजनी आंटी के अपवित्र वाले शब्द को भूल नहीं पा रही थी। सुनैना जी उसे इस तरह डरते हुए देखकर बुरी तरह परेशान हो गई थी। उन्होंने तुरंत धरा का हाथ उसके गाल से हटाया और फिक्र से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, तबीयत तो ठीक है ना? धरा की आवाज थरथराई, माँ जी आप हमें थप्पड़ मारेंगी ना? सुनैना जी छिटक गई थी। उनकी आंखों में हैरानी भर गई थी। क्या थप्पड़? और मैं भला तुम्हें थप्पड़ क्यों मारूंगी बेटा? धरा ने रोते हुए और बेहद मासूमियत से अपनी माँ और सुनैना जी की तरफ देखा और हकलाते हुए बोली, वो नीचे उन आंटी ने, रजनी आंटी ने हमारी शिकायत की है ना? वो कह रही थी कि हम गंदे हैं। पर माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मैं अपवित्र नहीं हूँ, सच में माँ जी, विश्वास कीजिए हमारा। धरा की ये बात सुनकर सुनैना जी और प्रज्ञा का दिल बैठ गया था। सुनैना जी ने तुरंत प्रीति के साथ सीमा जी को नीचे भेज दिया था ताकि धरा डरे नहीं। उनकी अपनी आंखों में नमी आ गई थी। उन्होंने बहुत ही ममता भरे स्वर में कहा, बेवकूफ लड़की, उन आंटी की बातों की वजह से मैं अपनी लक्ष्मी जैसी बहू पर हाथ उठाऊंगी? और अपवित्र, तुम तो इस घर की गंगा हो बेटा, तुमने क्यों सोच लिया कि मैं उन लोगों की बातों पर यकीन करूंगी? सुनैना जी की ममता भरी बातें सुनकर धरा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने बचपन से ही अपनी माँ सीमा जी को हमेशा सख्ती और गुस्से में ही देखा था। सीमा जी ने कभी भी उसे इतने प्यार से नहीं सहलाया था और ना ही कभी उसके आंसू पहुंचे थे। उनके लिए तो धरा हमेशा एक बोझ या डर का कारण ही रही थी। लेकिन यहाँ सुनैना जी की आंखों में जो स्नेह था, उसने धरा के अंदर के सारे डर को जैसे पिघला दिया था। सुनैना जी ने धरा के चेहरे से लाटियां हटाई और बड़े ही धीरज के साथ कहा, बेटा, दुनिया और बाहर के लोग तो जाने क्या कुछ नहीं कहते, लोगों का क्या है, वो तो उगते सूरज को भी दोष दे देते हैं। पर याद रखना, जब तक किसी के पास सबूत ना हो और जब तक मेरी आंखें कुछ गलत ना देख लें, मैं तब तक अपनी बहू पर शक नहीं करूंगी। तुम मेरी बहू बाद में हो और इस घर की बेटी पहले हो। और चरित्र की पवित्रता शरीर से नहीं, मन से होती है। और मेरी धरा का मन तो कांच की तरह साफ है। धरा ने सुबकते हुए सुनैना जी को गले लगा लिया था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि माँ का आंचल कैसा होता है
जहाँ कोई सवाल नहीं बस सुकून होता है। तभी नीचे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। प्रज्ञा ने कमरे में झांकते हुए कहा, माँ, भाई आ गए हैं। कार्तिक के आने की बात सुनते ही धरा के दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई थी। उसे अपना वह सपना याद आ गया था। वह डर रही थी कि कहीं सचमुच कार्तिक के सामने वह सब बातें न आ जाएं। सुनैना जी ने जल्दी से उसके आंसू पोंछे और फुसफुसाते हुए बोली, कार्तिक को कुछ मत बताना बेटा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये बात बस मेरे और तुम्हारे बीच ही रहेगी। फिलहाल तुम अपने इस खुशहाल जीवन में बाहर के जहर को नहीं आने दो। कार्तिक सीढ़ियां चढ़ते हुए गुनगुना रहा था। वह आज बहुत खुश लग रहा था। जैसे ही वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और उसने वहां सुनैना जी को धरा को गले लगाए हुए देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। अरे, यहाँ कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही है क्या? और माँ, आप यहाँ? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए सुनैना जी के पैर छुए, पर उसकी नजरें तुरंत धरा पर गईं, जिसकी आंखें अभी भी थोड़ी सूजी हुई थीं। कार्तिक का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर धरा ने अपनी नजरें झुका ली थीं। उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, क्या कार्तिक जी भी माँ जी की तरह हम पर अटूट विश्वास करेंगे? सुनैना जी ने धरा की आंखों में झांककर उसे इशारा किया कि वह कार्तिक को कुछ न बताए। उन्होंने मुस्कुराते हुए धरा के सिर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, बेटा, तुम अब आराम करो, मैं नीचे जाकर खाने की तैयारी करती हूँ। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ। सुनैना जी ने प्रज्ञा को इशारा किया, जो अभी भी उलझन में थी कि आखिर सुनैना जी ने धरा से कार्तिक को अपने अतीत का सच बताने के लिए क्यों मना किया है। सुनैना जी उसे अपने साथ लेकर कमरे से बाहर चली गई थी। कमरे में अब सिर्फ कार्तिक और धरा थे। कार्तिक धीरे धीरे चलकर धरा के करीब आया। धरा अभी भी बिस्तर के किनारे बैठी अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। कार्तिक ने उसे टीज करते हुए शरारती अंदाज में पूछा, क्यों जी, क्या हुआ? कहीं माँ से हमारी पिछली रात वाली शरारत की शिकायत तो नहीं कर दी? धरा घबराकर झटके से खड़ी हो गई थी। उसे लगा कि कहीं कार्तिक को सच में कुछ पता तो नहीं चल गया। वह हकलाते हुए बोली, नहीं, वो तो हम क्यों करेंगे भला? कार्तिक उसे इतना घबराया हुआ देखकर मुस्कुरा दिया था। उसे लगा धरा शायद सुबह वाली किसकी वजह से अभी भी शर्मा रही है। वो एक कदम और आगे बढ़ा और झुककर धरा के गुलाबी गालों पर अपने होंठ रख दिए थे। इस बार उसका स्पर्श थोड़ा गहरा और ठहरा हुआ था। धरा का पूरा शरीर जैसे जम गया था और उसके अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई थी और वह मचलते हुए अपनी नजरें झुकाकर अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस हिरन से भागे या इसमें खो जाए। तभी कार्तिक अचानक थोड़ा दूर हटा और चेहरे पर बनावटी गंभीरता लाते हुए बोला, वैसे मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। नाराज शब्द सुनते ही धरा की घबराहट साथ में आसमान पर पहुंच गई थी। उसकी आंखों में फिर से नमी तैरने लगी थी। उसने डरते हुए पूछा कि क्यों, हमसे क्या गलती हो गई? कार्तिक ने ठंडी आह भरी और अपना कोट उतारकर बेड पर फेंकते हुए कहा, गलती जनाब, आपको पता है सुबह हम ऑफिस के लिए निकलते वक्त सीढ़ियों पर कितनी देर तक खड़े रहे। पैर दुखने लगे थे हमारे, पर मैडम धरा तो किचन में ऐसे गायब हो गई थी जैसे मिस्टर इंडिया। एक बार भी बालकनी पर नहीं आई कि जाते हुए अपने गरीब पति को पलटकर एक बार देख ही लें। धरा ने चैन की सांस ली। उसकी घबराहट अब धीरे धीरे शर्म में बदलने लगी थी। वो धीरे से बोली, नहीं, वो हम काम कर रहे थे। कार्तिक ने मेज पर झुककर उसकी आंखों में आंखें डाली और फ्लर्ट करते हुए कहा, काम? अच्छा, तो पति का चेहरा देखना आपके काम की लिस्ट में नहीं आता? देख लीजिए, अगर कल सुबह भी ऐसा ही हुआ तो हम बिना नाश्ता किए ऑफिस चले जाएंगे। फिर सारा दिन हमें भूख लगेगी तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। धरा ने मासूमियत से उसे देखा, पर हमने तो पराठे बनाए थे ना आपके लिए। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ थोड़ा खींचते हुए फुसफुसाया, पराठों से तो सिर्फ पेट भरता है धरा जी, दिल भरने के लिए तो आपकी एक मुस्कान ही काफ़ी थी, जो आपने सुबह हमसे छुपा ली थी। धरा का चेहरा अब शर्म से लाल टमाटर जैसा हो गया था। इधर कमरे में जहाँ प्यार भरी बातें चल रही थीं, वहीं नीचे पहुँचते ही प्रज्ञा के मन में गुबार फूट पड़ा था। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं कार्तिक आसपास तो नहीं। फिर दबी आवाज में सुनैना जी से सवाल किया। प्रज्ञा ने घबराकर सवाल पूछा, माँ, आपने भाभी को क्यों मना किया? आपने भाई को सच बताने से क्यों रोका? अगर उन्हें ये सब बातें किसी और से पता चली तो क्या होगा? सुनैना जी के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उन्होंने रसोई का दरवाजा हल्का सा बंद किया और कांपते स्वर में कहा,
मैं कहीं से भी उसे कुछ पता नहीं चलने दे सकती प्रज्ञा। मैं अपने बेटे को जानती हूँ। कार्तिक उसूलों का बहुत पक्का है। उसे झूठ से नफरत है। सुनैना जी की आंखों में एक डर था। उन्होंने आगे कहा, चाहे धरा के अतीत की बातों में रत्ती भर भी सच्चाई ना हो, चाहे वे पूरी तरह बेगुनाह हो, पर अगर कार्तिक को जरा भी शक हुआ कि उससे कुछ छिपाया गया है, वह उसे एक पल में छोड़ देगा। वह अपनी गृहस्थी पर दाग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। प्रज्ञा का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, पर माँ, भाभी ऐसी नहीं है। आप तो जानती हैं ना कि वो कितनी मासूम है। और भाई भी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो समझेंगे भाभी की मजबूरी को। सुनैना जी ने एक ठंडी आह भरी और प्रज्ञा के सिर पर हाथ रखकर बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारे पापा को भनक भी लगी कि धरा पहले जेके ग्रुप के वारिस की मंगेतर थी, तो वो एक मिनट भी उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे पापा तो। सुनैना जी की बात बीच में ही अधूरी रह गई थी, क्योंकि सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आई। दोनों एकदम खामोश हो गई थीं और डरते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी थीं। तो भी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, comment and share this video. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.